तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नॉन लीनियर डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 1 से स्टेट वेरिएबल टेक्निक्स। टॉपिक होगा हमारा स्टेट स्पेस इक्वेशन। तो आज के हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी वर्सेस कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी, स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेक्टर, स्टेट स्पेस इक्वेशन, ब्लॉक डायग्राम, लेक्चर नंबर 3 के कंटेंट्स जो मेरा आने वाला होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ताकि आप आने वाली वीडियोस को कंटिन्यू देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक मेरा मॉडलिंग इन स्टेट स्पेस। उसके अंदर पहले आता है मेरे पास मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी। मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी के बारे में क्या है? द मॉडर्न ट्रेंड इन इंजीनियरिंग सिस्टम इज टूवर्ड ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू मेनली टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क्स एंड गुड एक्यूरेसी। ठीक है, complex systems may have multiple inputs and multiple outputs and may be time varying। अब मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी के अंदर क्या बता रहा है वो कि जो हमारा इंजीनियरिंग सिस्टम है ग्रेटर कम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ती जा रही हैं और वो कम्प्लेक्स टास्क की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, और गुड एक्यूरेसी चाहिए हमें। कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर हमारे मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, वो टाइम वेरिंग भी हैं। अब नेसेसिटी को मीट करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना है? स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम हमें क्या चाहिए? नेसेसिटी। तो उससे क्या होना है? द इंक्रीज इन सिस्टम कम्प्लेक्सिटी एंड इजली एक्सेस टू लार्ज स्केल कंप्यूटर्स, मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी विच इज़ अ न्यू अप्रोच। तो इसके लिए हमने क्या लगाया? मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी, जो है एक नई अप्रोच। कहने को ये नई अप्रोच है बट ये डेवलप हो चुकी है सिंस अराउंड 1960। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी वर्सेस कंट्रोल थ्योरी। मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी वर्सेस कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी। अब इसके अंदर है क्या मेरे पास? मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी में क्या था और कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी जो उससे पहले कंट्रोल थ्योरी चल रही थी उसके अंदर क्या था। तो पहला पॉइंट है, मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी के अंदर क्या है? इज कंट्रास्टेड विद कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी इन दैट द फॉर्मर इज अप्लाइड टू मल्टीपल इनपुट। अब इसके अंदर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स है। ठीक है, अब वो लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं, टाइम इनवेरिएंट भी हो सकते हैं और टाइम इनवेरिएंट भी हो सकते हैं, राइट। और टाइम एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन अप्रोच को लेके चलते हैं वो। वेरस कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी के अंदर क्या था? सिर्फ लीनियर और टाइम इनवेरिएंट पे चलती थी वो, और सिंगल इनपुट आउटपुट के सिस्टम पे चलती थी और कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी डोमेन पे चलती थी। ये अप्रोच थी उसकी चलने की। अब स्टेट क्या है, स्टेट वेरिएबल क्या है, स्टेट वेक्टर क्या है, स्टेट स्पेस क्या है, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो इसे कैसे जानेंगे? तो चलिए पहले समझते हैं मेरे पास स्टेट क्या है। स्टेट हमारे पास है स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स को हम बोलते हैं स्टेट। अब स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स वो ऐसे होंगे ताकि उनकी जो नॉलेज है हमें, ठीक है, जो किसी टाइम ज़ीरो टाइम पे ही हमें पता चल जाए कि उसकी नॉलेज ऑफ द इनपुट फ्रॉम टी ग्रेटर देन और इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, किसी टाइम पे वो कंप्लीटली डिटर्मिन कर दे द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के बिहेवियर को वो कंप्लीटली डिटर्मिन कर दे फॉर द एनी टाइम टी ग्रेटर देन और इक्वल टू टी नॉट। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? मैं फिर से बोलता हूँ, स्टेट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? द स्टेट ऑफ अ डायनामिक सिस्टम इज द स्मॉल सेट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, such that knowledge of these variables at t equal to t naught together with knowledge of the input for t greater than equal to t naught completely determines the behavior of the system for any time t greater than equal to t naught। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से हिंदी में बता देता हूँ। तो स्टेट हमारे पास वो है ताकि जो स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं जो हमें नॉलेज देते हैं जब टी हमारा टी नॉट है, किसके साथ नॉलेज और देते हैं? जब इनपुट हमारे टी ग्रेटर देन और इक्वल टू टी नॉट है। जब ये दोनों टाइम मिलेंगे, ठीक है, तो हमें सिस्टम का कंप्लीट बिहेवियर पता चल जाएगा किसी भी टाइम पे जब टी ग्रेटर देन और इक्वल टू टी नॉट हो, राइट। अब इसके अंदर ये कंसेप्ट सिर्फ फिजिकल सिस्टम के लिए बाउंड नहीं है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम एंड अदर्स। नेक्स्ट है मेरा स्टेट वेरिएबल्स। अब स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं? द स्टेट वेरिएबल्स ऑफ अ डायनामिक सिस्टम आर द वेरिएबल्स मेकिंग अप द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट डिटर्मिन द स्टेट ऑफ डायनामिक सिस्टम।
ठीक है, इसके अंदर क्या है, स्टेट वेरिएबल्स जो डायनामिक सिस्टम के हैं वो वेरिएबल हैं जो स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स बना रहे हैं ताकि हम डायनामिक सिस्टम की स्टेट को समझ सकें। स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट डिटरमिन द स्टेट ऑफ डायनामिक सिस्टम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेट वेक्टर। स्टेट वेक्टर क्या है? वेक्टर, जैसे आप नाम क्लियर है, स्टेट वेक्टर क्या हो सकता है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन भी होती है और जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके स्टेट वेक्टर की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इफ n state variables are needed to completely describe the behavior of a given system, if n state variables are needed to completely describe the behavior of a given system, then these n state variables can be considered the n components of a vector x. Such a vector is called a state vector. ठीक है, तो स्टेट वेक्टर क्या होगा? अ वेक्टर जो डिटर्मिन करेगा यूनिकली एक सिस्टम स्टेट एक्स ऑफ टी को, ठीक है, किसी भी टाइम के लिए, और जब स्टेट जीरो होगी और किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, ठीक है, और हमारे पास गिवन इनपुट होगी यू ऑफ टी। तो इस चीज़ को आपने ध्यान से रखना है, जो हमारे इनपुट होगी इस सिस्टम के अंदर हम यूज़ करेंगे यू ऑफ टी। राइट, तो नेक्स्ट है स्टेट स्पेस। कोई भी n डायमेंशनल स्पेस जिसके कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसिस्ट ऑफ अप टू n एक्सिस, ठीक है, लिमिटेड नहीं है, कोई भी कितने भी एक्सिस हो तो वो सारे क्या कहलाएंगे? स्टेट स्पेस। ठीक है, और उसमें एक्सिस जो हैं, एक्सिस के जो वेरिएबल्स हैं वो क्या कहलाएंगे? स्टेट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल मैं एक्सिस के वेरिएबल ले लेता हूँ x1 x2 x3 अप टू xn, तो ये क्या हो जाएंगे? सारे के सारे स्टेट वेरिएबल्स। राइट, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, स्टेट स्पेस इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझना है। तो स्टेट स्पेस इक्वेशन जो है वो तीन चीज़ों से सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड है। क्या है? इनपुट, आउटपुट और स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स आपको मैंने बता दी, जो सिस्टम के बिहेवियर के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब इनपुट क्या होगी और आउटपुट क्या होगी? इनपुट आपको मैंने बता दी यू ऑफ टी हम लेंगे। ठीक है, इनपुट हम क्या लेंगे? यू ऑफ टी। अब आउटपुट क्या होगी और स्टेट वेरिएबल्स क्या होंगे? यहाँ पे थोड़ा इसे ध्यान से समझिएगा, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इससे सभी स्टेट इक्वेशन को ही लेके चलेंगे आगे। तो एक बार मैं पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ, फिर हिंदी में बता दूंगा। इन स्टेट स्पेस एनालिसिस वी आर कंसर्न अबाउट थ्री टाइप ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, जिसके अंदर हमने बता दिया इनपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल और स्टेट वेरिएबल। ठीक है, अब स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन किसी भी सिस्टम के लिए यूनिक नहीं होती। ठीक है, हर एक के लिए अलग होगी। अब जो डायनामिक सिस्टम है इसके अंदर जो एलिमेंट होने चाहिए दैट जो मेमोराइज कर सकें वैल्यूज ऑफ द इनपुट को। समझा क्या बोला मैंने कहा डायनामिक सिस्टम जो है वो, उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो इनपुट की वैल्यूज को मेमोराइज कर सके किसी टाइम जब t ग्रेटर देन अपने जीरो से कुछ आगे हो। ठीक है, लेट्स से t1। अब इंटीग्रेटर्स जो हैं वो क्या है? कॉन्टिन्यूस टाइम कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, जो इंटीग्रेटर्स कॉन्टिन्यूस टाइम कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या करते हैं? मेमोरी डिवाइसेस का काम करते हैं। ठीक है, सिंस इंटीग्रेटर्स इन अ कॉन्टिन्यूस टाइम कंट्रोल सिस्टम सर्व एज ए मेमोरी डिवाइसेस, तो आउटपुट ऑफ सच इंटीग्रेटर कैन बी कंसिडर एज अ वेरिएबल्स। तो क्या हो गया? इंटीग्रेटर की जो आउटपुट होगी हम क्या कंसिडर कर लेंगे? उसे वेरिएबल। दैट डिफाइंस द इंटरनल स्टेट ऑफ द डायनामिक सिस्टम। वो क्या कर देगी? इंटरनल स्टेट ऑफ द डायनामिक सिस्टम को डिफाइन कर देगी। तो thus द आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर सर्व एज अ स्टेट वेरिएबल। तो आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर क्या होगी? हमारी स्टेट वेरिएबल। तो हमारी आउटपुट क्लियर होगी, इंटीग्रेटर की जो आउटपुट होगी वो स्टेट वेरिएबल की। द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स टू कंप्लीटली डिफाइन द डायनामिक ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटीग्रेटर्स इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम। इस चीज़ को अपने ध्यान से याद रखना है, या हम आगे इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो क्या बताया मैंने? जितने स्टेट वेरिएबल्स होंगे उतने ही हमारे इंटीग्रेटर्स इन्वॉल्व होंगे सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स टू कंप्लीटली डिफाइन द डायनामिक ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटीग्रेटर्स इन्वॉल्व इन द सिस्टम। अभी आपको मैंने यही जब बताया, तो ये सब बताया, तो इसके आगे हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है जिसके अंदर n इंटीग्रेटर्स हैं। ठीक, अज्यूम आल्सो दैट देयर आर r इनपुट्स u1 u2 अप टू ur। ठीक है, तो हमने क्या किया, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम इन्वॉल्व किया जिसके अंदर n इंटीग्रेटर्स हैं, उसके इनपुट हैं r, ये u1 से लेके ur ऑफ t तक हैं, और m आउटपुट्स हैं, ये y1 y2 ym तक हैं। देन डिफाइन n आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर्स एज स्टेट वेरिएबल्स। तो उसके स्टेट वेरिएबल्स यहाँ पे क्या हम डिफाइन कर रहे हैं, x1 ऑफ t, x2 ऑफ xn। कहाँ तक हो गया, x1 x2 अप टू xn। ठीक है, तो सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x1 x2 अप टू xn, और साथ में इनपुट्स u1 u2 अप टू ur और टाइम t। सिमिलरली f2 फिर f अप टू fn। ठीक है, x1 डॉट x2 डॉट xn डॉट, ये क्या है, ये हमारे सिस्टम है जो इंटीग्रेटर के लिए यूज़ होंगे आगे। ठीक है, जब हम आगे एग्जांपल समझेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये x1 डॉट x2 डॉट कहाँ से आए। ठीक है, फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए कि x1 डॉट एक डेरिवेटिव है, एक डेरिवेटिव जो है हमने चूज़ किया है। जब इसको हम सिंपली डेरिवेटिव करेंगे तो ये मेरे को एक वेरिएबल दे देगा जो होगा x1। ठीक है, सॉरी, x1 का जब डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, x1 डॉट, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे वो बन जाएगा x2 डॉट। इसी तरीके से डेरिवेटिव हम बढ़ाते आएंगे तो x2 xn डॉट तक चला जाएगा। आगे हम आउटपुट्स के बारे में बात करते हैं, y1 ऑफ t y2 ऑफ t अप टू ym ऑफ t। ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे, y1 ऑफ t y2 ऑफ t अप टू ym ऑफ t। इसको हमने अगेन वेरिएबल्स के फॉर्म में x1 x2 और u1 u2। सिमिलरली यहाँ तक अगर हम डिफाइन करें जो x वाले टर्म्स हैं उसको x के साथ, जो y वाले टर्म है उसको y के साथ, जो मेरा फंक्शन ऑफ x ऑफ u और t का था जो पीछे मैंने मैट्रिक्स बताई थी आपको, तो उसके अंदर f1 f2 fn है, वो सारी टर्म्स यहाँ पे डिफाइन हो गया f वाली, g वाली टर्म्स यहाँ पे हैं। ठीक है, x1 xm, सिमिलरली x1 टू xm, u1 टू ur और t, ये सारी g वाली टर्म यहाँ पे होगी। और लास्ट में u ऑफ t वाली टर्म, u ऑफ t के अंदर कितने भी सारे u1 से लेके u ऑफ r तक जो हमारे पास इनपुट्स थी। ठीक है, ये टर्म्स को आपने याद रखना अच्छे से। पिछले वाली इक्वेशन को मैंने सेकेंड इक्वेशन सॉरी 8th इक्वेशन मानता हूँ सेकेंड टॉपिक लेक्चर की, तो इस इक्वेशन को मान लिया मैंने सेकेंड लेक्चर की 9th। तो आगे इक्वेशन 8 और 9 को कंबाइन करके मेरे पास बन गया x डॉट ऑफ t। ध्यान से देखिएगा, ये 9th, ये मेरे पास 8th, इसको मैं कंबाइनली मान लूँ x डॉट, इसको मान लिया कंबाइनली x डॉट, और इसको मान लिया y डॉट। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके मेरे पास क्या बन जाता है, x डॉट किसका फंक्शन बन गया, x u और t का, y किसका बन गया, g x u और t का। देखिए यही था, किसका, u x u और t का था x वाला, और y किसका था, g u और t का, यही है g x u और t का। ठीक है, अब इक्वेशन 10 इज अ स्टेट इक्वेशन, और इक्वेशन जो 11 है वो मेरी क्या है, आउटपुट इक्वेशन। राइट, इस चीज़ को आपने ध्यान से रखना है, जो y ऑफ t वाली इक्वेशन आई है वो मेरी आउटपुट इक्वेशन रहेगी, जो x डॉट ऑफ t है वो मेरी स्टेट इक्वेशन रहेगी। अगर मैं वेक्टर फंक्शन f, राइट, वेक्टर फंक्शंस f और g को इन्वॉल्व करूँ टाइम t एक्सप्लिसिटली, तो सिस्टम क्या मेरा बन जाएगा, टाइम वेरिंग सिस्टम। सिस्टम क्या बन जाएगा मेरा, टाइम वेरिंग सिस्टम। तो अगर इक्वेशन 10 और 11 को मैं लीनियराइज करूं, पहले क्या किया, वेक्टर फंक्शन, अब मैं कर रहा हूं लीनियराइज अबाउट द ऑपरेटिंग स्टेट, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, x डॉट ऑफ t इज इक्वल टू a ऑफ t, x ऑफ t, b ऑफ t, u ऑफ t, और y मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, c ऑफ t, d ऑफ t, u ऑफ t। ठीक है, तो इसको हम सिंपली भी लिख सकते हैं, x डॉट इज इक्वल टू a ऑफ x प्लस b ऑफ u। अगर मैं टाइम वेरिएंट हटा दूं यहाँ से, y इज इक्वल टू c ऑफ x प्लस d ऑफ u। तो a ऑफ t मेरा क्या बन जाएगा, इज अ स्टेट मैट्रिक्स, b ऑफ t मेरी क्या बन जाएगी, इनपुट मैट्रिक्स,
और सी ऑफ टी मेरी क्या बन जाएगी, आउटपुट मैट्रिक्स। ये क्या बन गई मेरी, स्टेट मैट्रिक्स, इनपुट मैट्रिक्स और मेरे पास आउटपुट मैट्रिक्स। ठीक है, और जो डी देगा वो होगा मेरा डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। ठीक है, वो क्या देगा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है कि हमारे पास क्या फॉर्मूला बना है, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वी यू और वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। ये टर्म्स आपने याद रखनी है। ठीक है, अब ये डिटेल्स ऑफ द लीनियराइजेशन और नॉन लीनियराइजेशन सिस्टम अबाउट द ऑपरेटिंग स्टेट हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे हमारे पास, इसको मैं सिंपल टर्म्स में लिखता हूँ। देखिए ये रहा, हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट भी करेंगे इसके आगे। इफ वेक्टर फंक्शंस एफ एंड जी डू नॉट इन्वॉल्व द टाइम, ठीक है, एफ और जी के अंदर अगर टाइम इन्वॉल्व नहीं है तो सिस्टम क्या बन जाएगा मेरा, टाइम इनवेरिएंट। जब टाइम इन्वॉल्व था तो टाइम वेरिएंट हो गया, अब टाइम इन्वॉल्व नहीं रहा तो टाइम इनवेरिएंट हो गया, इनवेरिएंट। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास जो टी है वो क्या, कैसे लिखा जाएगा, जो इक्वेशंस होंगी वो चेंज हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक्स डॉट ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स ऑफ टी प्लस बी यू ऑफ टी। वाई डॉट ऑफ टी किसके इक्वल बन जाएगा, सी एक्स ऑफ टी प्लस डी यू ऑफ टी। ठीक है, अब जो 14 इक्वेशन है इज द स्टेट इक्वेशन ऑफ द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम एंड इक्वेशन जो 15 है इज द आउटपुट इक्वेशन फॉर द सेम सिस्टम। ये दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की हैं। पीछे वाली जो इक्वेशंस थी मेरे पास ये सारी टाइम वेरिएंट की थी। ठीक है, टाइम के साथ सिस्टम वेरी कर रहा है, यहाँ पे मेरे पास टाइम इनवेरिएंट है, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी का चूज किया था कि मॉडल कंट्रोल थ्योरी है वो टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। राइट, तो आगे आ गया मेरे पास ब्लॉक डायग्राम। देखिए क्या बताया था मैंने, यू ऑफ टी आपके लिए इनपुट होगा, वाई ऑफ टी आपके लिए आउटपुट होगा, एक्स जो आपके पास दिया हुआ था, ठीक है, एक्स के साथ मेरे पास सी लग गया, एक कांस्टेंट होगा मेरे पास, और जो इसके साथ एक और वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे हम फीडबैक में देंगे। राइट, इंटीग्रेटर्स आपके मेमोरी डिवाइसेस आ गए कंट्रोल सिस्टम में, तो एक्स डॉट का जब डेरिवेटिव किया तो आपके पास एक्स टर्म बच गई। ठीक है, और यहाँ पे डी मेरे जो डायरेक्ट मैंने अभी आपको बताया था क्या था, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। राइट, ठीक है, तो मेरा डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। तो इस चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं, यू ऑफ टी, वाई ऑफ टी, एक्स ऑफ टी, देन ए बी सी और डी। ये चार चीज़ें हमने याद रखनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगाई जा रही है। इंटीग्रेटर्स जितने, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक और टर्म होगी डेरिवेटिव की, तो मेरे पास एक और इंटीग्रेटर आ जाएगा। अगर मेरे पास डबल डेरिवेटिव आ जाता है तो 2 इंटीग्रेटर यूज होंगे, ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाता है तो 3 इंटीग्रेटर यूज होंगे। राइट, तो उसी हिसाब से मेरी फीडबैक्स भी हम एडअप करते जाएंगे। ये सारी आपको और भी आसानी से समझ आएगी, और भी आसानी से समझने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए कि आपको 1 घंटे का लेक्चर नहीं सुनना है, थोड़े से टाइम में समझना है, एग्जाम सर पे आ रहे हैं, तो आप इजीली मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं 10 से 15 मिनट की वीडियो में कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की, और आप अच्छे से उसे समझने की कोशिश भी करें। राइट, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो को मेरे फॉलो करें, उसके अंदर मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा कि मैकेनिकल सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करना है इस सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करना है, और ट्रांसफर फंक्शन को स्टेट स्पेस इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये सारे बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, तो आप समझ जाएंगे एक बार तो लाइफ टाइम आप इसे भूलेंगे नहीं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो डू लाइक, शेयर और प्रेस द लाइक बटन। सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको पीपीटी डाउनलोड करने की तो उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। स्टे सेफ,